जहाँ तक मुझे याद है मैं फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट था क्रिकेट के लिए, और लोग तो बोलते हैं कि फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट एनी स्पोर्ट्स टीम इन इंडिया। आप दिखाते हो, प्रूफ करते हो कि जब बोलते हैं दर्द है और इमीडिएटली आप दर्द को टैकल कर सको। स्ट्रेचिंग में हम लोगों ने काफ़ी फ़र्क बताया, स्पीड में डिफरेंसेस आया। एक टाइम आ गया था जो हमारे प्लेयर्स अगर 3 रन लेते थे तो जो दूसरा था 2 रन लेता था। फिजियोथेरेपी किसी को पता नहीं होता था तो क्या है, तो बोलते थे कि जब क्रिकेटर इंजर होता तो एक बंदा भाग के आता है अंदर, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो साइंस ने ये पता लगाया कि 1 घंटा 20 मिनट धूप आने से पहले और धूप आने तक यूनिवर्स एक ओजोन रिलीज करता है जो बदन के लिए बहुत अच्छा है। फ्रिज 3 पिन है, टीवी 3 पिन है, आपका चार्जर 2 पिन ही रहेगा, राइट। उसमें अर्थिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि आपको वोल्टेज आपका बढ़े, आप बीमार हो। शाहरुख खान की सर्जरी हुई थी और शाहरुख खान ने आपका नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अली ईरानी भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने अपनी सर्जरी जो हिंदुस्तान में कराई बाहर ना जाके। अब चना खाओ में मैग्नीशियम हाई है, उससे आपका मैग्नीशियम जब हाई रहेगा तो बॉडी में दर्द कम होगा, विटामिन D3 B12 अच्छा एब्जॉर्ब होगा। दोस्तों, आज इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें फिजियोथेरेपी की दुनिया के बेताज बादशाह कहा जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में अगर फिजियोथेरेपी की बात करेंगे तो सबके जहन में सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो है डॉक्टर अली ईरानी का। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका मेरी सैली पॉडकास्ट के अंदर। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपका नाम आते ही, फिजियोथेरेपी का जब नाम आता है तो डॉक्टर अली ईरानी का नाम सबसे पहले जहन में आता है हर एक के। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे कहना भी चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि मैं उस वक़्त मौजूद था जब शाहरुख खान की सर्जरी हुई थी और शाहरुख खान ने आपका नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उसमें अली ईरानी भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने अपनी सर्जरी जो हिंदुस्तान में कराई बाहर ना जाके। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के इंजरीज होते रहते हैं, शूटिंग करते काफ़ी लोग, खास करके शाहरुख तो अपना स्टंट खुद करना चाहता है तो इंजरी का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो यस, शोल्डर का इंजरी था तो हम लोग डॉक्टर संजय देसाई को दिखाए थे और सर्जरी हुआ ब्रिज कैंडी में। तो उसके बाद एक रिहैब प्रोग्राम था लंबा, 4 महीना तक चला। तो ज़रूर हम लोग ने प्लान करके ही सर्जरी किए थे कि उसके बाद में कितना जल्दी वो शूटिंग पे लौट सकेंगे। तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, नी प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम सबको होता है, बैक प्रॉब्लम होता है, एंकल, तो देखना पड़ता है, हमारा काम ही है पेशेंट देखना। लेकिन वो जो हमने उस दिन जो शाहरुख ने जिस अंदाज में कॉन्फिडेंस अपना जताया था आ, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पे और ख़ासतौर फिजियोथेरेपी में आपके ऊपर, तो वो एक बड़ा ही कमेंडेबल था। और हम ये कहेंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ जब आपके पास आते हैं तो उनके अंदर आप क्या चीज़ पाते हैं, मतलब उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मतलब डुप्लीकेट ले लिया करो अपने एक्शन के एक्शन में, या क्या चीज़ ऐसी है आप उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको इंजरीज कम हो? देखो एक कहावत है, अगर पेन होगा, कहाँ दर्द होगा, उसका मतलब है कुछ इंजरी तो है। पेन इज़ अ सिग्नल दैट समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। अच्छा। तो अगर वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके तो फिर से कर सकते हैं, नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन लोगों को डुप्लीकेट का यूज़ करना पड़ता है। पर जो नए स्टार्स हैं, मैं सब में देखा हूँ, लोग अपने स्टंट खुद करना चाहते हैं। अगर इंजरी भी हुआ तो फिर वापस ट्रीटमेंट लेके ज़रूर चाहेंगे कि जब लोग सीटी बजाते हैं हॉल में, तो लोगों को लगे कि वो खुद कर रहे थे, तो सीटी उन लोग के लिए बज रहा है। तो आप रिकमेंड करते हैं कि इंजरी होने के बाद भी आप रिकमेंड करते हैं सर एक्टर्स को कि आप जो है स्टंट जारी रखें अपना? देखो जो भी स्टंट करेगा तो इंजरी पार्ट एंड पार्सल है, जैसा स्पोर्ट्समैन का है। अगर आप स्पोर्ट्स खेलेगा तो इंजरी होना वो तो होगा ही। तो इंजरी को कैसा बचाना, या अगर जब इंजरी हुआ तो कितना जल्दी हम उसको लौट के वापस ला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। शायद उसके लिए मेरे पास आते हैं कि जो फैक्ट्स है, शायद एक्सपीरियंस अभी 40 और 2 साल 42 ईयर्स हो गया मैं पेशेंट देख रहा हूँ, और ज़्यादा करके इंडियन टीम के साथ था काफ़ी देर, 10 साल। तो शायद वो वजह होगा कि लोग को लगता होगा कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़्यादा इंजरीज देखे हैं स्पोर्ट्स में भी, और और लगभग इंजरी सेम होता है एक फिल्म स्टार का और स्पोर्ट्स का। तो इस जो फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, उसमें
ज़्यादा सब मेल एक्टर्स ही आते होंगे आपके पास इंजरीज़ के लिए या नहीं, फीमेल्स भी आती हैं? नहीं, दोनों है, मेल, फीमेल, साइड एक्टर, सेकंड हीरो, थर्ड हीरो, विलन सब आते हैं। कौन-सा आपने अब तक की बहुत ही खतरनाक एक एक्टर को इंजरी बहुत खतरनाक हुई है, उसको आपने सही किया हो? जो आपको लगा हो कि हाँ, ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा डेंजरस था इसके लिए? इंजरीज़ तो काफ़ी नी की इंजरीज़ है जो मेनिस्कस टेयर होता था, तो लोगों को ज़्यादा आर्थ्रोस्कोपी करके उसके बाद रीहैब बनता था या एसीएल टेयर, तो काफ़ी टाइम लगता है। शोल्डर इंजरीज़ को वापस काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन सबको हम वापस शूटिंग में लौटा सके। जल्द से जल्द। ओए, मुझे लगता है एक शरद कपूर था जो जोश पिक्चर में शूटिंग के बीच में उसका नी इंजरी हुआ था। तो वो गोवा से आया था और हम बहुत जल्द आर्थ्रोस्कोपी डॉक्टर आनंद जोशी ने किया और उसको हम 1 हफ्ता 10 दिन में वापस शूटिंग में भेज दिए। फिर सबसे फास्ट था ये सब। अक्षय भी कभी आए आपके पास? अक्षय नहीं। बहुत स्टंट करते हैं। सलमान कभी आए? सलमान को तो दबंग के टाइम पे भी काफ़ी चोट लगी थी उनको। नहीं, उस टाइम पे हाँ, नहीं, पहले उससे। उससे पहले डॉक्टर साहब आपकी जर्नी जो है बहुत ही लंबी है, बड़ी खूबसूरत हम कहेंगे और आपने जो अपनी जर्नी में देखा, उसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? कैसे आपने कैसे सोचा कि फिज़ियोथेरेपी में ही हम कुछ करें? और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास तो। आपके फ़ादर के यहाँ पे कैंटीन है, नानावटी हॉस्पिटल में। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर रामभाई पटेल के अंडर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम करता था और सुबह जल्दी मुझे याद है कि स्पोर्ट्समैन सुबह जल्दी आते थे, बाजू में ग्राउंड है। तो प्रभान स्टेडियम है, दूसरा एथलेटिक ग्राउंड है, तो लोग सुबह जल्दी आते थे। तो एक पेशेंट मेरे पास था हनुमान सिंह, उधर गए, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। वो अपने शोल्डर और नी के लिए आता था और जब भी वो चेयरमैन था सिलेक्शन कमेटी का क्रिकेट टीम का, तो हनुमान सिंह मुझे देखता था इतने स्पोर्ट्समैन मेरे पीछे रहते हैं। उसने मुझे बताया कि आप अप्लाई करना चाहिए क्रिकेट के लिए। तो जब तो बॉम्बे हॉस्पिटल में था उसके बाद मैं जुलाई 87 में 1987 में जुलाई में नानावटी ज्वाइन किया और नानावटी हॉस्पिटल से हम लोग लेटर लिखे थे बीसीसीआई को। उसमें डॉक्टर आनंद जोशी था जो आर्थ्रोस्कोपिस्ट थे और मेरा नाम हम लोग दिए थे बीसीसीआई को। तो हमें दोनों को इंटरव्यू में बुलाया, काफ़ी बातचीत हुआ और फिर धीरे-धीरे हम लोग सोचे कि 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में राइट। मुझे सिलेक्ट किया जाने के लिए। तो हमारा कैंप था उदयपुर में, फिर कैंप शिफ्ट हुआ उदयपुर से दिल्ली। फिर उसके बाद शायद परफॉर्मेंस देखे कैसा किया मैंने प्लेयर्स के साथ, तो उन लोग का प्लेयर्स का डिमांड था कंटिन्यू रखें। आपके साथ। आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी सारे प्लेयर्स के साथ। वो जो टीम थी वो कमाल की टीम थी इंडियन क्रिकेट टीम जो थी। सो उसमें जब आप उनके साथ जेल होने लगे तो क्या लग रहा था मतलब कितने फिट थे उस टाइम? क्योंकि आज की फिटनेस और उस टाइम की फिटनेस में बहुत फ़र्क आ चुका है। उस टाइम हम लोग है ना स्किल पे ज़्यादा देखते थे, सब बैट्समैन कितना अच्छा बैटिंग कर सकता है, बॉलर कितना अच्छा बॉलिंग कर सकता है। तो इतना फिटनेस का वो ज़माना ही नहीं था। तो जब भी मैं जॉइन किया तो मुझे याद है मेरे को वार्मिंग अप सिखाना पड़ा, कैसा वार्मिंग अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है। इम्पोर्टेंस बताया गया कि वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप ज़्यादा चलोगे और नेक्स्ट डे के लिए वापस प्रिपेयर रहोगे। फिर जिम्स चालू किया, उन लोगों को वेट ट्रेनिंग का बेनिफिट्स बताया गया। हम लोग पूल में भी ज़्यादा उतरते थे, जहाँ भी स्विमिंग पूल होता था तो पानी का एक्सरसाइज पानी में भी करना। तो धीरे-धीरे करके सबको, पर अभी तो सब प्लेयर्स सुपर फिट है, मैं नहीं बोलूँगा फिट है, सब सुपर फिट है। इसमें कोई शक नहीं था। सर लेकिन जब आपने जॉइन किया उससे पहले जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसा कोई ट्रेंड था नहीं फिज़ियोथेरेपिस्ट वगैरह का टीम के अंदर? फर्स्ट जहाँ तक मुझे याद है मैं फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट था क्रिकेट के लिए और लोग तो बोलते हैं कि फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट एनी स्पोर्ट्स टीम इन इंडिया। आप ही थे। हाँ, तो सब पहला। सर्जन्स जाते थे, डॉक्टर्स जाते थे, हुँ। और एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं पहला था। तो सर उस टाइम पे जब फिजियोथेरेपिस्ट कोई टीम के साथ जुड़ा, तो वो जो प्लेयर्स सीरियसली लेते थे? क्योंकि वो सब तो अपने अपने ही ऑरा में रहते होंगे सब। हाँ, अपन जब आप दिखाते हो, प्रूफ करते हो कि जब बोलते हैं दर्द है और इमीडिएटली आप दर्द को टैकल कर सको। स्ट्रेचिंग में हम लोगों ने काफ़ी फ़र्क बताया, स्पीड में डिफरेंसेस आया। एक टाइम आ गया था जो हमारे प्लेयर्स अगर 3 रन लेते थे तो जो दूसरा था 2 रन लेता था। तो प्रैक्टिस के ऊपर था। तो सर किसको ट्रेन करने में थोड़ी परेशानी थी, बॉलर्स को कि बैट्समैन को आपको? नहीं, हमारा जनरल एक्सरसाइज तो सेम होता था। हुँ। स्ट्रेचिंग फास्ट बॉलर को ज़्यादा करना पड़ता था, कि मतलब का मेहनत है और
और सब लंबे रहते थे। उन लोग का हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करना, शोल्डर को स्ट्रेच करके देना बॉलिंग से पहले, बैट्समैन का इतना नहीं होता था। बैट्समैन का तो नहीं था। सर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब इस फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने की जर्नी जो थी इसके पीछे क्या कैसे आपने स्टार्ट किया? क्योंकि आपके पास ऑप्शन और भी जैसे मैंने पहले कहा, दूसरे ऑप्शंस भी आपके पास थे। मेरा मेन एम पहला तो था पायलट बनने का, पढ़ाई के बाद। लेकिन कॉलेज के लिए फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल में इंजरी हुआ था। डॉक्टर आनंद दोषी करके फिजियोथेरेपिस्ट थे नानावटी हॉस्पिटल में, तो उसको दिखाया था, तो उसने मुझे बताया कि हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है इंडिया में। तो एक दिमाग में ऐसा लगा कि चलो बै यही करते हैं। फिर बड़ौदा कॉलेज, डिग्री कॉलेज था, एमएस यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने फिजियोथेरेपी किया। फिर आके बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज अ रिसर्चर। फिर धीरे धीरे बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, इंटरेस्टा पीएचडी किया। इसी में, फिज़ियो में। एक बॉडी मूवमेंट था और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन में। सर जहाँ तक मुझको पता है जब आपने ये मतलब फिजियोथेरेपी का कोर्स किया आपने, उस टाइम में मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे। 7 कॉलेज थे जब मैं किया। ओनली 7 कॉलेज 7 आ तो शायद 450 से ऊपर है। राइट। अब आज की डेट में एक पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल बन गया है देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट का। तो इसमें भी आपका बड़ा योगदान है सर। देखो एक मुझे लगता है कि इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन जैसा ही है। जब लोग मुझे देखने लगे ग्राउंड में भाग के, कोई इंजर होता है तो मैं भाग के जाता हूँ और इमीडिएटली वो प्लेयर खेलता है। तो काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी है, मुझे जब मिलता है बोलता है कि हम आपको देखे थे ग्राउंड में जाते हुए, उसके बाद सोचा फिजियोथेरेपी करने का। तो काफ़ी लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि जब लोग पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाई करते हो, तो बोले फिजियोथेरेपी। किसी को पता नहीं होता था तो क्या है, तो बोलते थे कि जब क्रिकेटर इंजर होता तो एक बंदा भाग के आता है अंदर, मैं वो बनना चाहता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट। तो हाँ, अब तो टेलीविज़न में रेगुलरली आना, लोगों का इंजरीज़, जैसा कंपटीशन बढ़ता गया इंजरीज़ बढ़ता गया, और ग्राउंड पे जाके क्विक वापस उन लोग को खिलाना, तो वो लोगों को, यंगस्टर्स को लगता है खिंचा गया, तो कॉलेजेस बढ़ते गए। तो आज 450 कॉलेज लगभग इंडिया में है और काफ़ी डिमांड है। ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं, हर चीज़ में, जिम्स में लगता है, स्कूल्स में फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं, बोर्डिंग्स में रखते हैं, आईटी पीपल लोग बड़े बड़े कंपनीज रखते हैं। आज की डेट में हमको लगता है फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ गई हैं और पर मुझे लगता है अजून कम है इंडिया में। इंडिया में खाली 60 से 65,000 लोग होंगे। अब जापान में 117 मिलियन पॉपुलेशन है और उन लोगों के पास 1.25 लाख फिजियोथेरेपिस्ट है। उनको ज़रूरत पड़ती है। जापान में सबसे ज़्यादा है। तो हमने सुना वो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट लोग हैं। फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट से तो ज़्यादा, फिजियो को जाना पड़ता है नया एक्सरसाइज सीखने के लिए, या कुछ पेन है तो कैसा सॉल्व करे। बट इंडिया में तो 1450 मिलियन है, तो अगर हम 1 मिलियन भी फिजियोथेरेपिस्ट हो गए तो कम है। लेकिन अवेयरनेस कम है अभी भी यहाँ पे इंडिया में। अ, अच्छे कॉलेजेस कम है। अभी काउंसिल आया है हमारा, जी। एनसीएचपी, दिल्ली में हर स्टेट काउंसिल भी है। तो सबसे पहला काउंसिल ने ये किया कि एक ही सिलेबस रखा, पूरा इंडिया में एक सिलेबस और 5 साल का कोर्स। पुराने ज़माने में डिप्लोमा होता था, वो सब हट गया, 5 साल का कोर्स डिप्लोमा। तो 5 साल का पूरा कोर्स है फिजियोथेरेपी का, और सेम सिलेबस पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस होगा। सर पहले काउंसिल नहीं हुआ करता था फिजियो में। तो हमारे पास इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी था, आईएपी, अभी भी है। अभी भी है। उसको हमारे को डिफेंड, उन लोग हमको संभालते हैं। कुछ गवर्नमेंट ने रॉन्ग रूलिंग लाया, कुछ डिमांड्स है कॉलेजेस के, स्कूल्स के, स्टूडेंट्स के। नो डाउट अभी तो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लोग रजिस्टर करेंगे काउंसिल में, फिर लाइसेंसिंग बॉडी काउंसिल होगा। सर जो आज जो प्रॉब्लम बढ़ गई हैं, ख़ास तौर से इंडिया में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, नीज़ की या जॉइंट्स की, उसके पीछे क्या वजह है? लाइफस्टाइल, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो पुराने ज़माने में, आज से 60-70 साल पहले, लोगों का एवरेज एज इंडियन का 48 था, एवरेज एज। तो बच्चन 55 में भी लोग मरते थे, बच्चा पैदा भी होता था, मरते थे, और कुछ 60 साल 70 साल तक जीते थे। तो एवरेज 48 होता था, पर अभी तो मुझे लगता है 70 क्रॉस किया है। तो मेरा एक है कि अगर हम सही तरीके से जीना सीखेंगे तो हम सब सेंचुरी बना सकते हैं। 100 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो बोन्स की जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम आजकल, यूथ में भी है वो तो प्रॉब्लम, देखो उसके लिए क्या आजकल करना चाहिए सर? आजकल हम लोग टेबल कुर्सी पे खाते हैं।
यस। पुराने ज़माने में ज़मीन पे बैठते थे और प्लेट लेके खड़ा होते थे। आप मुझे बताओ कौन खड़ा हो सकता है प्लेट लेके? नीचे बैठता ही नहीं कोई। तो उसमें कितने जॉइंट्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स है, कई तरीके के मसल्स है, वो जब आप ज़मीन से उठोगे ही तो वो काम करेगा। कुर्सी पे बैठोगे तो काम करना बंद करता है। आजकल कुर्सी में भी लोग ऐसा दबा के उठते हैं। राइट। हालाँकि ऐसा खुद हाथ आगे लेके आपको उठना चाहिए। तो वो मसल्स काम करना चाहिए, जो हम कोर मसल कहते हैं या पेल्विक मसल बोलते हैं उसको। तो लोगों काफ़ी चीज़ भूल गए हैं। पलाटी मारना, मार के बैठना भूल गए, सुबह जल्दी उठना भूल गए। लोग लेट उठते हैं, उसका भी एक खासियत है सुबह जल्दी उठना। 1.5 घंटा सूर्य जाने से पहले जो अगर आप साँस लोगे, बाहर चलने जाओगे तो ओज़ोन रिलीज़ होता है जो तंदुरुस्त के लिए अच्छा है। हमारे स्टूडेंट ने स्टडी की है मॉर्निंग वॉकर्स और इवनिंग वॉकर्स, जी। तो सब मॉर्निंग वॉकर ज़्यादा हेल्दी थे बनिस्बत इवनिंग के। इवनिंग के। तो ये ज़मीन में बैठना भी एक अपने में एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज है, तो आपको अगर टेबल पे कुर्सी पे भी बैठे तो हाथ आगे लेके उठना चाहिए, ऐसा दबा के नहीं उठना चाहिए, क्यों फिर सब आप जोर हाथ पे देते हैं। तो इस ज़मीन पे कितनी देर तक बैठना चाहिए? कितना भी बैठो पर वहाँ से आप खड़ा हो सको वो प्रैक्टिस करना चाहिए आपको वापस, बहुत कम लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई और भी मतलब एक्सरसाइज़ आप जो बता। जो जो रेगुलर योगा करते हैं वो लोग खड़ा हो सकते हैं। राइट। क्योंकि ज़मीन में बैठना खाना भी जब हम ज़मीन में बैठ के खाते हो तो कम से कम 25% जगह रह ही जाता है, कमती खाते हैं 25%, पर जब कुर्सी पे तो यहाँ तक खाते हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए। और सर ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है खड़े होके खाने का, इसके भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स? खड़े-खड़े खाना, बफे सिस्टम जिसको कहते हैं, नहीं, हमने ज़्यादा उस पे उसको आप नहीं स्टडी समझे? नहीं किया हमने। अच्छा। कल नीचे बैठ के खाना बेस्ट है, ज़मीन पे। सर एक चीज़ अभी आप बता रहे थे एनर्जी जो रिलीज़ होती है एयर के अंदर, वो उसके बारे में आप उसकी ताकत बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। सूर्य सूर्य नमस्कार का भी रखा था। सूर्य नमस्कार सुबह 1.5 घंटा पहला उठो, नहा धो के बाहर जाके सूरज की तरफ देखो, तब तक पहला किरण आप पे गिरे, उससे सूर्य नमस्कार बोलते थे। फिर 7,000 साल पहले का, 3,000 साल पहले मोजिज़ आए। मोजिज़ ने कहा कि सुबह जल्दी आप अगर वेलिंग वॉल, जो इज़राइल में है वेलिंग वॉल, बस सुबह जल्दी वेलिंग वॉल में जाओ, योर हेल्थ एंड वेल्थ शैल बी प्रोटेक्टेड। उसके बाद 2000 साल पहला ईसा मसीह आए, जीसस आए। जीसस बोला द फर्स्ट मास इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द डे, यानी चर्च में सुबह जल्दी जाओ। उसके बाद इस्लाम आया 1400 साल पहला, वो भी सुबह का अज़ान रखा, जो 1 घंटा 20 मिनट पहला होता है। तो वो भी पढ़ो और हदीस है कि सुबह का नमाज मस्जिद में पढ़ो, बाकी घर पे पढ़ सकते हो। तो साइंस पीछे लगा कि ये सब 7000 साल से अभी तक 2 चीज़ कॉमन है, सुबह जल्दी और घर के बाहर। सूर्य नमस्कार घर के बाहर होता है, वेलिंग वॉल घर के बाहर है, चर्च घर के बाहर है, मस्जिद घर के बाहर है। तो साइंस ने ये पता लगाया कि 1 घंटा 20 मिनट धूप आने से पहले और धूप आने तक यूनिवर्स एक ओजोन रिलीज करता है जो बदन के लिए बहुत अच्छा है। स्टडीज और आगे बढ़ी, पता लगा है कि ऐसा कोई जानवर या परिंदा दुनिया में नहीं है जो 1.5 घंटा पहला नहीं उठता है। उन लोगों को स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, काम नहीं है, पर आप घर पे बर्ड रखोगे और अगर खिड़की खुला रहेगा वो ओजोन समझेगा तो वो आवाज़ करता है। जो सुबह चिड़िया का जो भी आवाज़ रहता है बर्ड्स का, वो ओजोन के लिए है। आप कुत्ता बिल्ली घर में रखो, 1.5 घंटा पहला अगर दरवाज़ा खुला रहेगा वो घर के बाहर जाएंगे। वो लोग ओजोन को पहचानते हैं। इंसान आजकल नहीं पहचानता, लेकिन आजकल के यूथ तो सुबह ओजोन लेके घर पे आते हैं। राइट। सर आपने कभी बताया था अज़ान और ओम का भी एक बहुत महत्व है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ओम का किस तरीके से वाइब्रेशन देते हो ओम का, ओम कितना अच्छे तरीके से आप बोल सकोगे, और दैट इज़ इफेक्टिव। दैट उसका जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा होता है। वो एनर्जी खींचना वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन देता है। सो द गॉट। वाइब्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और सेम ऐसे ही अज़ान में भी है। सेम अज़ान में है, फिर लोग तो काफ़ी चीज़ अलग-अलग आपको हर रिलीजन में जो भी चीज़ है, देखने जाओगे तो हर रिलीजन का जो भी पार्ट है, जो पढ़ते हो, किस तरीके से करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नया स्टडी सब फ्रीक्वेंसीज़ पे जा रहा है। राइट। फ्रीक्वेंसीज़ आर इम्पोर्टेंट। सर तो हेल्दी एजिंग के बारे में बात करें, हेल्दी एजिंग क्या है? आपको अगर याद होगा हमारे पास कोल्हापुरी चप्पल हुआ करता था। राइट। कोल्हापुरी चप्पल अगर आपका पैर अगर मिट्टी में लगा, घास में लगा, तो हमारा जो
बॉडी में एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो निकल जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कम से कम 1.5 वोल्ट तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ही, 1.5 वोल्ट। पर अगर चार्जर रख के मैं चार्जर के साथ फ़ोन पकड़ूँ, तो सीधा 15 वोल्ट चला जाता हूँ। इतना हाई होता है। हाँ, तो वोल्टेज का मतलब है इन्फ्लेमेशन, हुँ। और बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो प्रॉब्लम। तो अब उसको कैसे आप डिस्चार्ज करोगे? तो कोल्हापुरी चप्पल पुराना होता था, अगर चलोगे जहाँ भी पैर आपका घास में लगा, मट्टी में लगा तो आप डिस्चार्ज होते हो। लोग चलने जाते 20,000 का जूता लेके। हुँ। मैं बोलता जब ये वो टाइम है कि आपको जूता नहीं होना चाहिए। तो अगर मट्टी में, रेती में चलो बॉम्बे में, या रेती पे चलो, घास पे चलो, तो अगर आप 20 मिनट भी समझो पैर आपका में मट्टी पे, रेती पे या घास पे हुआ, तो बॉडी का वोल्टेज खत्म हो जाता है। जो हमारे खेडूत लोग हैं, फार्मर्स, वो लोग देखो बिना चप्पल के काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम कम है, हुँ। बॉडी में वोल्टेज नहीं आता है। भाई, अच्छा। आपका फ्रिज 3 पिन है, ये अर्थिंग है ऊपर वाला, हुँ। राइट? फ्रिज 3 पिन है, टीवी 3 पिन है, आपका चार्जर 2 पिन ही रहेगा, राइट। उसमें अर्थिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि आपको वोल्टेज आपका बढ़े, आप बीमार हो, और फिर रात को बाजू में लगा के सोते हैं, तो वोल्टेज आपका बढ़ता है, तो बीमारी बढ़ता है। तो बेयरफुट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, खास करके आप आजकल तो सब ऑनेक्स मार्बल के टाइल्स है, लेकिन जी। मट्टी मिले या घास मिले तो और अच्छा। मैं तो कॉलोनीज में बोलता हूँ एक जगह बना दो, 3 मीटर 4 मीटर का, कुर्सी लगा के, अगर एजेड पीपल लोग बैठेंगे कुर्सी लगा के, पैर मट्टी में रखेंगे आधा घंटा रोज, तो उससे सब बॉडी का एक्स्ट्रा वोल्टेज सब निकल जाता है। उसके लिए कोई टाइमिंग होती है किसी भी कोई टाइम? भी है, किसी भी टाइम बैठ सकते हैं? कोई भी। सर तो जो कोल्हापुरी चप्पल आप बताते हैं, तो उसका जो सरफेस होता है बहुत हार्ड होता था। अभी भी उसका हार्ड सरफेस होता है। अभी सब कुछ सोल तो रबर हुआ है या पीवीसी हुआ है, तो यस। वो आपको वोल्टेज आपका नहीं लेगा। तो हार्ड। पर वो हार्ड सरफेस जो पुराने ज़माने में कोल्हापुरी चप्पल होता था, जी। तो कोल्हा पे होता था, पर ये सब कितने बीमारी तो नहीं भी थे ना। अब जो हील पेन के लोग आते हैं, उस ज़माने में नहीं था, अब ज़्यादा है। नी पेन भी उतना नहीं था, हील पेन नहीं था इतना। तो ये किस वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं, हील पेन या नील पेन? वो काफ़ी उसके कारण एक नहीं है। ये एक अच्छा। तो एक तो मैं बताया आपको, आपका वोल्टेज बढ़ते जाता है। जी। सेकंड, जो हम लोग का रहने का तरीका है अलग। तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यही मात्र है कि मतलब 20 मिनट तो आपका पैर ज़मीन पे होना चाहिए, या कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए तो मट्टी पे या घास पे आप चलना चाहिए। सर हार्ड सरफेस से भी दर्द होता है लोगों को पैरों में या नी पे। तो हार्ड सरफेस मतलब वो वो सही रहता है? आदत आदत के ऊपर है। हम लोग अगर रोज जूता पहनने वाले लोग एक दिन भी अगर चलोगे हाथ चपेट पे, तो हमें लगेगा कि पैर दुखता है, लेकिन जो रोज करता है, जिसको आदत है। बहुत पुराने ज़माने से चट्टी चलती थी। चट्टी जो लकड़ी की चप्पलें होती थी उसको हाँ चट्टी सही, बोलते थे। हाँ सही, तो वो सही, वही काम करता था वोल्टेज का ही। ओल्ड एज का काम करता था। आज वो चीज़ें सब गायब हो गई हैं। तो ये सब बेसिकली जो पुरानी जो हमारे जो पूर्वज दे के गए उन चीज़ों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, हटा दिया, किनारे कर दिया। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ज़्यादा। तो जो भी है कल्चर्स में थे, हमारे इंडियन कल्चर में था, वो सब सेहत के लिए ही था। अभी भी बॉम्बे में गुजराती लोग फ्राइडेज को चना खाते हैं। कोई भी गुरुद्वारा जाओ, वहाँ चना प्रसाद में होता है। चना में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रहता है, मैग्नीशियम दर्द को संभालता है। हर गुरुद्वारे में प्रसाद चना होता है। गुजराती लोग फ्राइडेज को चना खाते हैं। अब चना खाओ में मैग्नीशियम हाई है उससे। आपका मैग्नीशियम जब हाई रहेगा, तो बॉडी में दर्द कम होगा, विटामिन D3 B12 अच्छा एब्जॉर्ब होगा। सबको कमी है, आज आधा इंडियन पॉपुलेशन को D3 B12 का कमी है। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? जो पेशेंट्स जो देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट, उनको क्या एडवाइस देंगे मतलब कि अपने को हेल्दी रखने के लिए या पेन वगैरह से छुटकारा पाने के लिए क्या आपके पास जो पेशेंट आते हैं उन ज़्यादा ऐसी आदतों में मेरे ख्याल से तो तो सबसे पहले तो हमारा नींद को बढ़ाना चाहिए। 1 घंटा आप नींद बढ़ाओ, तो आपका सेहत अच्छा होगा। आप बोलते हो मैं 6 घंटा सोता हूँ, मैं बोलूँगा 7 घंटा सो। आप बोलोगे 7, तो मैं बोलूँगा 8 घंटा सो। बॉडी को हम लोग डिवाइड करना चाहिए, 3 8 घंटा है। 1 घंटा, एक 8 घंटा नींद के लिए है, एक 8 घंटा काम के लिए है। आप तीसरा 8 घंटे को कैसा इस्तेमाल करते हो, उस पर डिपेंड है। वो तीसरा 8 घंटा ट्रैवलिंग हो सकता है, सोशलाइजिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, गेम हो सकता है, जिम हो सकता है, किसको मिलना है दोस्त को हो सकता है। वो थर्ड वाला हम लोग, मैं तो बोलूँगा तीनों बराबर इस्तेमाल नहीं करते। 8 घंटे का ड्यूटी को 6 घंटा करते हैं, 7 घंटा कर देते हैं। नींद को कम किए,
और सबसे अच्छा टाइम नींद का 11 से 4 बजे तक है। अच्छा, ये 8 घंटे की नींद एट अ स्ट्रेच होनी चाहिए या इंटरवल्स में भी? नहीं, स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। और हम लोग जानवर से सीखना चाहिए। धूप जाने के बाद लोग सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। कहाँ रहा, अभी तो 11-12 बजे खाना होता है रात का, राइट। फिर व्हाट्सअप होता है। सर आपका क्या रूटीन रहता है? मैं ही जल्दी 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेता हूँ, 10 बजे तक सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ जल्दी 5:30-6 के बीच में। सर हम लोग नानावटी हॉस्पिटल में बैठे हैं। यहीं पर आपकी आपके फादर की कैंटीन आज भी मौजूद है। उस कैंटीन के कुछ यादगार किस्से, कुछ यादगार हैं? बहुत सारी यादें हम लोग होंगी। तो स्कूल से आते थे 1:30 बजे घर पे, होमवर्क करके। कोई याद है कि हमको आके डैडी को मदद करना पड़ता था। 4 बजे से रात को 11 बजे तक मैं कैंटीन में काम नहीं करता था। कभी टेबल बनाता, कभी अंदर चाय बना देता। अभी भी याद है 4 लोग मेरे साथ काम करते थे जब, अभी भी है, तो महीने में एक बार जाके उन लोगों के साथ लंच ले लेता। अभी भी सब साथ में बैठते हैं। सर एक हमने आपको देखा था अवार्ड, कारगिल नेशनल अवार्ड भी आपको मिला था। उसके पीछे की क्या कुछ यादें, क्या कहानियाँ हैं? मुझे याद है तो हम लोग जब कारगिल वॉर हुआ था तो काफ़ी बच्चे हम लोग वहाँ से लाए थे। कुछ पूना में थे, सरहद करके ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ रखे थे, और कुछ लोनावला में थे बच्चे। तो हम लोग, हमारा जो टीम था नानावटी से, हम लोग महीने में एक बार जाते थे। जो जो लोग की ज़रूरत होती थी, किसको जीन्स चाहिए, किसको टी शर्ट चाहिए, फुटबॉल चाहिए, किसको स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, तो लेके जाते थे वो लोग। तो मुझे 22 में फ़ोन आया था, अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त में, कि सितंबर में आपको आना है कारगिल करके। तो मैं पूछा क्या है, कोई फंक्शन क्या है, तो बोला नहीं, हम कारगिल अवार्ड देना चाहते हैं। कुछ बच्चे जब आप आपको पहचानते हैं, वो लोग मिलना चाहते हैं आपसे। तो जाके हम लोग ने एक मेडिकल कैंप भी रखा था वहाँ पे। तो काफ़ी लोग मिले, कुछ पुलिस में थे, कुछ आर्मी में थे, कुछ होटल में काम करते थे। फिर एक मेरा जो अभी पीएचडी करता है जामिया यूनिवर्सिटी में। तो एकदम सरप्राइज हुआ मैं कि मैं तो भूल गया था। ऑलमोस्ट 20-22 साल का पुराना स्टोरी था। बच्चे बड़े हो गए थे, और कुछ लोग आर्मी में थे, कुछ पुलिस में थे, तो उस वजह से बुलाया था मुझे। सर जब आप इंडियन टीम में थे, अब इंडियन क्रिकेट टीम में थे, तो वो दौर कैसा था? इंडियन क्रिकेट टीम का वो दौर आपने देखा, बहुत शानदार, वो हम लोग जो सामने देखते बहुत शानदार दौर था वो। तो आपके लिए कैसा रहा पूरा 10 साल इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहना? तो मुझे तो कि मैं नानावटी में फैशन देखूं कि टीम के साथ था, लेकिन एक एक्सपीरियंस अलग था। उन लोग के जो इंजरीज होते थे, तो हर बार वही सोचता था क्या क्या एक्सरसाइज ऐड करना चाहिए कि ये इंजरी नहीं होए, बैक प्रॉब्लम ना हो या नी प्रॉब्लम ना होए। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग एक प्रोग्राम करते थे, रेस्ट पे ध्यान देते थे। तो जो मैं अभी भी बोलता हूँ, हर स्पोर्ट्समैन को हफ्ते में एक दफ़ा बिल्कुल रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट, प्रॉपर। हाँ, तो वो दिन में शूटिंग में नहीं जाना चाहिए या गली में खिलाने चाहिए। और बॉडी को एक दिन का रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी नए-नए एक्सरसाइज हम लोग डेवलप किए, नए-नए फिटनेस टेस्ट डेवलप किए कि ये करेंगे तो देन अपन मान लेंगे कि बंदा फिट है। कभी कोई रेज़िस्ट करता था, कोई प्लेयर कि हम ये नहीं करेंगे? यानी उन लोगों को पता था खुद लोग उन लोग की अच्छाई के लिए है। जो भी हम करते हैं कि ज़्यादा टिके, वो लोग ज़्यादा खेल सकें इंडिया के लिए, तो ऐसा नहीं होता था। एक दिन के लिए अगर चलो आज मूड नहीं है तो कम करेंगे, या देखिए ना, उन लोगों को पता था कि एक्सरसाइज तो करना ही है। अचानक से हम हमको भी याद है कि आप जब टीवी पे आते थे, तो आपका बड़ा क्रेज़ अचानक से बन गया था पूरी पूरी पब्लिक के अंदर। तो वो वो जो क्रेज़ आपने अपने बारे में जब सुना, देखा लोगों के बीच में, वो लम्हे कैसे थे? जब आप यहाँ वापस आते थे अपने नानावटी में अपने पेशेंट्स को सही करने के लिए? मुझे लगता है कि एक पर्थ में हमारा मैच था, पर्थ में काफ़ी लोग इंडियंस। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन भी, वहाँ जो मैंने वहाँ देखा था क्रेज़, वो इतना कभी इंडिया में नहीं देखा था मैंने। पर्थ में बस। फिर वापस आना ऐसा था कि जब भी छुट्टी क्रिकेट नहीं होता था तो मुझे मेरा डिपार्टमेंट संभालना पड़ता था। तो मेरे पास जब भी कम से कम 25 स्टाफ यहाँ थे, तो वहाँ अगर मैं 15 स्टाफ प्लेयर वहाँ संभालता था, 25 स्टाफ यहाँ देखना पड़ता था। एक सडन चेंज हो जाता था। वो जो आपने क्रेज़ देखा था पर्थ में, उसकी कुछ यादें हैं? कुछ कुछ ऐसा कोई फ़ैन वग़ैरह आपके पास कुछ लेके गया हो, कुछ दे के गया? वो काफ़ी है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ मेरे जो भी, जितने आप मेरे रूम में देखते हो उतने इससे ज़्यादा घर पे है मेरे पास।
तो हर जगह का एक मेमोरी है। एक है। सर ईरान से आपका नाता है, ईरान जाना होता है, ईरान में कुछ घर वगैरह आपके अभी भी हैं? नहीं, मैं लेक्चर्स के लिए जाता हूँ खाली, यूनिवर्सिटीज बुलाते हैं, ओमान भी बुलाता है मुझे, दुबई भी बुलाता है। लेकिन मम्मी डैडी आए थे पार्टीशन से पहले। ईरान से? हाँ, लेकिन डैडी के भी पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट था उसका। तो वहाँ ईरान में अभी कोई घर है आपका, एंसेस्टर का कोई घर है अभी कि नहीं है? कजन्स होंगे मम्मी डैडी के, कजन्स लोग। अच्छा, आप हम्म, आप नहीं जानते, आपसे मुलाकातें नहीं किसी की? उस तरीके से नहीं। तब आप इंडिया में भी आप जो है वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पूरे प्रेसिडेंट रहे, फिर वर्ल्ड में भी रहे आप, और तो ये जिम्मेदारी जो होती है ये कितनी मुश्किल होता है इसको निभाना, क्योंकि हर एक की निगाह आप पे ऊपर होती है। बीइंग अ प्रेसिडेंट तो और भी ज़्यादा हो जाती हैं जिम्मेदारियाँ। मैं 2 टर्म प्रेसिडेंट था इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपी का। तो ये 2 टर्म में मेरा जंग इससे ही था कि काउंसिल बने। बहुत लड़ा के काउंसिल बने, हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना। दिल्ली भी काफ़ी बार जाना हुआ, पार्लियामेंट भी जाना हुआ। कमेटी के सामने भी 2 बार रिप्रेजेंट किए कि हमको ज़रूरी है काउंसिल का, और खुशी है कि मिल गया काउंसिल हूँ, और अभी फिजियोथेरेपी काउंसिल का मेंबर भी हूँ। तो सर ये जो मैंने बोला ज़िम्मेदारी जो होती है, ये इसको निभाना टफ़ होता है? हाँ, आपको काम से हटना पड़ता है, पेशेंट कम भी देखना पड़ता है। हुँ। कभी भी बुला ले तो दिल्ली जाना पड़ता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर स्टूडेंट्स के कंप्लेन, मेंबर्स के कंप्लेन, फिर साल में 1 बार कॉन्फ्रेंस रखना, कभी-कभी साल में 2 बार हो जाता था कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन। सब मिला के काफ़ी स्ट्रेस तो होता था, पर रॉबर्ट, खुशी भी उतनी होती थी जब सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस होता तो खुशी भी होती थी। सर ये जब यहाँ पे पेशेंट आते हैं और उनको ये पता होता है कि हम जा रहे हैं डॉक्टर अली रानी के पास, और जब आप बिज़ी होते हैं तब उनका दिल टूटता है। जहाँ तक हो सके आप देखोगे, मैं 2 बार उठ के बाहर भी गया। जी, जी। जब बुलाते तो मुझे, पहले तो मेरा स्टाफ बोलता हम देख लेंगे। उन लोग अगर इंसिस्ट करेंगे कि नहीं हमको उससे मिलना ही, तो मिलता हूँ। और आजकल नया ट्रेंड है, काफ़ी पेशेंट सबके पास मोबाइल है, तो ट्रीटमेंट के बाद, देखने के बाद उन लोग को फ़ोटो भी चाहिए तो फ़ोटो भी साथ में लेते हैं। सर एक चीज़ और है, बीइंग अ आप ईरानी, आपका सरनेम है, ईरानी खाना बड़ा मशहूर है, बड़ा शानदार खाना होता है। घर पे कौन-सा खाना बनता है आपके यहाँ? घर पे तो ज़्यादा करके इंडियन ही हो गया है सब। लेकिन कभी-कभी जब तक मम्मी थी तो काफ़ी बनता था ईरानी खाना। अभी कभी बहन के घर से आता है, कोई आ गया तो बना लिए। आपको बनाना आता है ईरानी खाना? कुछ आता है। कुछ आ स्टूडेंट था मैं, बड़ौदा में पढ़ता था, हाँ, तो खाना खुद से बनाना पड़ता था। तो ईरानी खाना बनाते थे दोनों। इंडियन? दोनों? फेवरेट क्या है आपका सर? और फादर भी यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे डिमांड थी जी कैंटीन में ईरानी खाना खाने की डिमांड हुआ नहीं, नहीं, करती हमारे यहाँ जो चाय का है। चाय, और ईरानी चाय तो बहुत ही मशहूर स्नैक्स, होती है। स्नैक्स, बन पाव, बुरन पाव, चाय, ऑमलेट। चलिए सर, हमें पूरा यकीन है कि आज शो जो है लोगों को पता चला होगा। लेकिन हम और भी थोड़ी-सी चीज़ें और जानना चाहते हैं आपसे सर, कि ये जो लाइफ़स्टाइल है यूथ का, और जो थोड़े से 40 प्लस हो गए हैं उनको क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने अंदर? क्योंकि अब मोबाइल की वजह से जो है ज़िंदगी सबकी बदल गई है। अब 12 और 2 कब बजते हैं पता नहीं चलता रात के। तो क्या हेल्दी लाइफ़ के लिए तुम्हें क्या? पता है आपको 11 से 4 बदन अपने आप को रिपेयर करता है, तो आपका नींद 11 से पहला होना चाहिए। आप जो भी 4 बजे के बाद उठ के, मैं नहीं बोलता हूँ 4 बजे उठो, आप 6 बजे उठो, 8 बजे उठो, लेकिन सोना का बिल्कुल 11 से पहले आप सो जाना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ। आप जल्दी सो जाओ। एक खाना हम लोग का 5 नहीं होना चाहिए, खाना 2 ही अच्छा होना चाहिए, या ब्रेकफास्ट, डिनर, और 2 खाने की, मुझे ऐसा लगता है कि जो शाम का खाना के बाद से नेक्स्ट खाना तक 12 से 14 घंटे का फास्ट होना चाहिए। आप पानी पी सकते हो। सबसे बेस्ट हो ये 7 बजे, जैनिज़्म जो करते हैं लोग, सूरज डूबने से पहला, वैसा होना चाहिए। 7 बजे अगर आप खा लिए तो सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो बेस्ट लाइफ़स्टाइल है। बेस्ट लाइफ़स्टाइल। और 8 घंटा नींद, मैं तो बोल रहा हूँ बढ़ाओ, 9 घंटा करो। तो ये जो बोन्स होती हैं, इन बोन्स को क्या चीज़ बहुत चाहिए होती हैं? क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो बाहर की नहीं हो गई, अब वो इंडोर की हो गई है, आउटडोर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। विटामिन D3 हड्डियों को संभालता है, B12 मसल और नर्व को संभालता है, और ज़्यादा करके इंडियंस में हम देखिए कमी है दोनों में। तो किस तरीके से आएगा वेजिटेरियन में, और मुश्किलें आना, नॉन-वेज में फिर भी जो नॉन-वेज खाते हैं उसमें D3, B12 जल्दी मिलता है। लेकिन वेजिटेरियन को सिलेक्ट करना चाहिए खाना जिसमें B12, D3 मिले,
मैं बताया चना में मैग्नीशियम होता है। फिर हमारे पास ड्रम स्टिक्स जो होता है शेंगा, उसका सूप बहुत अच्छा है, या सांभर में कभी भी रहता है, या तो दाल में भी डाला करो। दाल में या कोई भी ग्रेवी बनाते हो उसमें ड्रम स्टिक होना ज़रूरी है। और भाजी को बदलते रहो, हर भाजी का अलग विटामिन और अलग मिनरल होता है। फ्रूट्स भी ऐसा है, आप फेवरेट फ्रूट या फेवरेट भाजी मत रखो, रोज़ आलू खाना या रोज़ भिंडी खाना। हर भाजी का विटामिन और मिनरल अलग होता है, हर फ्रूट का भी मिनरल और विटामिन अलग होता है। तो सीजनल बदलते जाओ, बॉडी को हर तरीका का विटामिन और मिनरल मिले। सर ये जो कैप्सूल्स आते हैं जो हम बोलेंगे उनकी जगह पर ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं या मतलब कि नीचे साइड इफेक्ट्स नेचुरल होते हैं? मिलता है, शेंगा सब जगह नहीं होता दुनिया में। इंडिया में तो सब जगह होता है। जब आपको नेचुरल मिलता है तो आपको सप्लीमेंट क्यों लेना है? तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं बॉडी को नुकसान करते हैं नहीं पे? नहीं, पर बनने में वो ताकत नहीं होता ना जो नेचुरल में है। हुँ। लेकिन बनिस्बत इंडिया की हमने देखा और भी जैसे आपने जापान का नाम लिया, जापान में भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। वहाँ तो वो लोग जो हैं नेचुरल चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं वो लोग तो नेचुरल रेमेडीज़ पर। उसके बावजूद उन लोगों को होती है। हम लोग का सब खाना रहना नेचुरली था, हम खुद बदलते जाते हैं। कहाँ बताया था कि आप पैकेज खाना खाओ? कहाँ बताया था कि आपको रेडीमेड खाना होना चाहिए? ताज़ा बनता था घर पे, रोटी भी गरम-गरम आपके प्लेट पे आता था। आजकल फ्रीज़र में रखते हैं, निकाल के फिर माइक्रोवेव में डालते हैं, तो उसमें भी नुकसान, फिर माइक्रोवेव में भी नुकसान। प्लास्टिक बढ़ गया है, प्लास्टिक नुकसान पहुँचाता है। हो सके वहाँ आप काँच का बॉटल होना चाहिए पानी के लिए। तो जितना पुराने सिस्टम में जाओगे उतना हेल्दियर होगे। तो कुल तो मतलब जिससे ये निकलता है कि हम जो पूर्वज हमारे करते आए हैं, उसी पे वापस चले जाएँ तो लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेट रहेगा। अब कोई परेशानियाँ नहीं होंगी। या अगर भूल गए तो कोई गाँव में जाके रह जाओ 1 हफ्ता, फावड़ी से पानी निकालना। वो सारी एक्सरसाइज़ेज़ जो है नेचुरल एक्सरसाइज़ हैं। कपड़े धोते थे, सब सब एक्सरसाइज ही था। देख के कपड़ा धोना, फिर सुखाना, फिर इस्त्री करना। कहाँ है अभी? औरतें भी चक्की चला देती थी हाथ से। कुछ नहीं, सब तो काम का। मैं ऐसा बताऊँ, अगर आप रोज़ ₹1000 खीसे में रख के घूमते हो, सुबह निकलते टाइम ₹1000 रखे, शाम तक 500-600 खर्चा किए, तो कुछ बच जाता है ना। तो आप जो 3 टाइप का खाना खाते हो, वो खुद हो जाता है 4000 कैलोरी, और आप जलाते हो 3000 जो वर्क से, तो 1000 ज़्यादा बन जाता है। 7000 कैलोरी 1 किलो होता है। अभी 10 दिन में अगर आप 7000 बचाए तो 1 किलो बढ़ जाता है आपका। आप महीने में 2 किलो बढ़ भी सकता है आपका वजन। राइट। तो जितना आप एक्टिविटीज़ करते हो वो हिसाब से खाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 2 खाना ठीक है, या ब्रेकफ़ास्ट और डिनर होना चाहिए, या फिर सुबह फ्रूट खाओ, सबसे बेस्ट फ्रूट्स ही है ब्रेकफ़ास्ट के लिए। लंच जल्दी खाओ 11 और 12 बजे के बीच में, और डिनर 6 और 7 के बीच में। फॉर और हेल्थ। कोई भी चीज़ कम से कम 2 महीना करिए। लोग 15 दिन 1 महीना करते हैं, बोलते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और बॉडी को कम से कम 40 दिन लगता है आदत के लिए। तो 40 डेज़ क्रॉस करो, तो मैं सबको 2 महीने ही बोलता हूँ। कोई भी चीज़ करेगा 2 महीना करो या मत करो। मत बोलना 2 महीने से पहले कि इफ़ेक्ट नहीं हुआ। 2 महीने में ज़रूर इफ़ेक्ट मिलता ही है। सब दिन ट्राई करते हैं 1 महीना, फिर राइट। बोलते हैं कि 1 महीना ट्राई करो। वो 1 महीना तो बॉडी रेज़िस्ट करता ही है। चलिए सर ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि पुरानी चीज़ों को वापस आ जाएँ और पुरानी चीज़ें जो थी वही सार्थक थी, वही सब कुछ सच था। सर आपसे आपको शुक्रिया अदा करेंगे, आप मेरी सैली पॉडकास्ट पर आए, टाइम दिया हम लोगों को। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस।